आज के वीडियो का शुरुआत हम फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांस्कृत्यायन ने किए थे। ये एक हिंदी साहित्य के से जुड़े हुए थे और इनका बौद्ध धर्म में आस्था था और उसी के वजह से इन्होंने अपने नाम का जो शुरुआती नाम है उसे राहुल रखा था, गौतम बुद्ध से प्रेरित होकर। तो आप ये बताइए कि इनका असली नाम क्या था। इंडिवर फॉर यू आप देख रहे हैं और हम आज प्रैक्टिस सेट 7 लेके आपके सामने उपस्थित हैं। आशा है कि इस प्रैक्टिस सेट को भी आप एक एक क्वेश्चन का हल करेंगे और अपना असेसमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। सबसे पहले किस यूरोपीय ने बिहार में प्रवेश किया। बिहार में जैसे पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है और फ्रांसीसी है। तो सबसे पहले किस यूरोपीय ने बिहार में प्रवेश किया। बीपीएससी के हिसाब से थोड़ा इसमें बिहार के ज़्यादा क्वेश्चन डाले गए हैं। आशा है कि आपको बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम के लिए इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसका सही आंसर है आप पुर्तगाली। पुर्तगाली ने सबसे पहले बिहार में प्रवेश किया था। एक्चुअली में हुआ ये था कि पुर्तगाली गवर्नर था कैप्टन पेड्रो टवेर्स। ये फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति लिया था अकबर से। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि प्रथम क्रिश्चियन चर्च पुर्तगालियों ने बिहार में बनवाया था, उसका नाम क्या था। प्रथम क्रिश्चियन चर्च। तो आप क्वेश्चन से ही पता लग रहा होगा कि ये बात 16वीं शताब्दी का और उस समय बिहार उड़ीसा ये सब बंगाल का ही पार्ट था। तो नेचुरली ये क्रिश्चियन चर्च बंगाल में ही बना होगा। ये ऑप्शन है हुगली चर्च, बी ऑप्शन है ये बैंडल है। इसको बैंडल बोलते हैं ना, बैंडल चर्च। बैंडल चर्च है ये। सी है कोलकाता चर्च और डी है हावड़ा चर्च। तो इसका सही आंसर है बैंडल चर्च बी। जैसे बंगाल में आप जानते होंगे कि एक जगह है बैंडल, अगर रेलवे से जाने में आपको ये मिलता होगा BANDEL। बैंडल नाम का जगह है, बैंडल चर्च बोलते हैं इसको, बैंडल चर्च। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल, बिहार में यूरोपीय आगमन का काल सुमेलित कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि कौन सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप ऐसे भी दे सकते हैं कि अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है कि सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, मतलब उसके पीरियड ऑफ कमिंग के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए। तो पहला है पुर्तगाली 1579-80, अंग्रेज है 1620, डच है 1632 और डेनमार्क वाले डेन जो है 1774 में। तो इसका ऑप्शन ए है, 1 और 2 सही है, बी 2 3, सी 1 4 और सभी सही है। तो यहाँ आपके ये प्रश्न इसलिए रखा गया है कि आप जान ही लीजिए कि सबसे पहले पुर्तगाली आया था। ये सारा ऑप्शन ऑल करेक्ट है, इसका सही आंसर है कि पुर्तगाली आया था। ये सबसे पहले कहाँ, हुगली में ये फैक्ट्री लगाया था, हुगली में, जो बंगाल में हुगली जगह वहाँ पे। अंग्रेज 1620 में आया था ये पटना में, पटना के आलमगंज जगह है, वहाँ पे थाना भी पड़ता है आलमगंज थाना, वहाँ पे लगाया था। उसके बाद सी आया था डच आया था 1632 में। ये अभी जहाँ पे ना पटना कॉलेज है वहाँ पे ये अपना फैक्ट्री लगाया था, आजकल वो जगह। और सबसे लास्ट में डेनमार्क से आया था ये नेपाली कोठी में ये अपना फैक्ट्री लगाया था। तो बिहार में यूरोपियों के आने का क्रम यही है ना। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच और डेन। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि किस उद्देश्य से कैप्टन जॉन गार्स्टन ने गोल घर को बड़ा अन्नागार के रूप में बनवाया था। जॉन गार्स्टन जान ही रहे होंगे, गोल घर बनाने वाला ये जॉन गार्स्टन है। 1786 में ये बनाया था, 1786, 1786 में ये बनाया था गोल घर। तो ये किस वजह से बनाया था। पहला ऑप्शन है अकाल के लिए, बी ऑप्शन है युद्ध के लिए, अनाज इकट्ठा करने के लिए, सी है बाढ़ से बचाव करने के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि उस समय अकाल पड़ा करता था और उसके लिए अन्न का कमी हो जाया करता था। इस वजह से जॉन गास्टन ने गोलघर का निर्माण किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 5, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने के अस्थाई बंदोबस्त, जैसे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल सुने होंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही शुरू किया था। तो ये भी एक अपने आप में एक सवाल है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। जो ब्रिटिशों का राजस्व में हिस्सा कितना होता था, वो लोग जो राजस्व लेता था उसमें ब्रिटिश का हिस्सा कितना होता था। ए ऑप्शन है 1/11, बी है 10/11, सी है 8/11, डी और 6/11। इसका सही आंसर है 10/11। मतलब 10/11 हिस्सा ले लिया ब्रिटिश लोग, और जो जमींदार रहता था, जमींदार, जे फॉर जमींदार, उसको 1/11 मिलता था। सोचिए, जो राजस्व है उसका सारा 10/11 ये ले लिए ब्रिटिश लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी को तीन कठिया पद्धति के खिलाफ चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। तो आपको पता ही होगा कि तीन कठिया पद्धति ये होता था कि जैसे हम लोग के यहाँ 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा ज़मीन पे नील लगाना जरूरी होता था, जिसको इंडिगो बोलते हैं, नील विद्रोह वाला इंडिगो। तो नील लगाना पड़ता, सबको बोलता था 3 कट्ठा में लगाना ही होगा, इसलिए उसका नाम पड़ गया 3 कठिया, है ना। हम लोग का जो 3 कट्ठा होता था, 3 कठिया मतलब 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में आपको नील लगाना ही होगा। तो इसके लिए चंपारण आने का निमंत्रण कौन दिया था। ए है राजकुमार शुक्ला, बी है रामलाल साव, सी है दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो राजकुमार शुक्ला का नाम तो सब कोई जानते हैं कि इन्हीं के निमंत्रण से गांधी जी पहुंचे थे, लेकिन उसमें इनका भी निमंत्रण था, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी, दोनों। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, मदरलैंड अखबार का प्रकाशन 1921 में किसने किया। ए है मोहम्मद जुबैर, बी है बंकिम चंद्र मित्रा, सी है मजहर उल हक और डी है धरणीधर प्रसाद। तो ये अखबार था, इसका सही आंसर है सी, मजहर उल हक ने मदरलैंड अखबार का प्रकाशन 1921 में किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का प्रारूप, जो इसका जो ड्राफ्ट बना था ना, नमक सत्याग्रह कैसे होगा। 6 अप्रैल 1930 को जो नमक सत्याग्रह शुरू किए थे गांधी जी, नमक कानून तोड़ने का, तो उसका प्रारूप ड्राफ्ट किसने तैयार किया था। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है विनोबा भावे, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी राजागोपालचारी। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने ही इसका प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, किसान आंदोलन के समय कृषकों को दबाने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए बिहार में कौन सा पार्टी जमींदारों ने बनाया था, है ना। जो कृषक था उसको सप्रेस करने के लिए जमींदार लोग एक पार्टी बनाया था। ए ऑप्शन है यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी, बी है बिहार जमींदार संघ, सी है यूनाइटेड जमींदार संगठन, डी है किसान एकता समूह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किसने किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ए है गंगा शरण सिन्हा, बी है रामवृक्ष बेनीपुरी, सी है रामानंद मिश्रा और डी उपरोक्त सभी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन ये तीनों मिलके किए थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जम्मू कश्मीर डोमिसाइल रूल के बारे में क्या गलत है। ऑप्शन दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बाहरी भी ज़मीन खरीद सकेंगे। जम्मू कश्मीर विकास अधिनियम की धारा 17 से राज्य के निवासी वाक्यांश को हटा दिया गया, कि राज्य के निवासी का डिफिनीशन दिया गया था उसमें। इसके लिए क्या क्या है, जम्मू कश्मीर में कम से कम 15 साल तक निवास किए हों, जो 7 वर्षों तक अध्ययन किए हों, स्टडी किए हों जम्मू कश्मीर में, और 10वीं या 12वीं की परीक्षा जम्मू में अवस्थित कोई शैक्षणिक संस्थान से दिए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, हाँ, जो संसद में 5 अगस्त 2019 को प्रस्तुत हुआ था, और फिर ये स्पेशल जो विशेष दर्जा मिला था जम्मू कश्मीर को 370 और 35A का, वो ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ जानकारी के लिए इतने सारे ऑप्शन रखे गए हैं ABCD, लेकिन इसका सही आंसर है ऑल, इसका सारा ऑप्शन सही है। फिर आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। ए ऑप्शन है पिंगली वेंकैया, बी है TM कृष्णा, सी है गोविंद मित्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कौन तैयार किए थे, ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अभी जो चर्चा में है बेका समझौता, तो बेका समझौता के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्यों अभी चर्चा में है। इसका पूर्ण रूप बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसी से मिलकर बेका बना। ये भारत और अमेरिका के बीच अहम रक्षा
रक्षा समझौते से संबंधित है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे से नक्शा और उपग्रह से प्राप्त आंकड़े साझा करेंगे, है ना। तो ये अभी चर्चा में है। ये जो भारत चीन के बीच तनातनी चल रहा है, इन सब के बावजूद भी इन दोनों देशों के बीच में बहुत सारा सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। पहले मालूम ये चल जाएगा कि मिसाइल की तैनाती कौन देश कहाँ कर रहा है, ड्रोन कहाँ लगा रहा है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि इस बात की क्या प्रायिकता है। ये देखिए एक मैथ का है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का सवाल है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है ना। प्रोबेबिलिटी में जानते होंगे प्रायिकता आता है कि दो पासों पर आने वाले अंकों का योग अगर 6 के बराबर हो, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी बराबर सिलेक्टेड इवेंट बटे टोटल इवेंट, है ना। तो यहाँ पे टोटल इवेंट क्या है 36 है, और सिलेक्टेड इवेंट क्या है, आप जोड़ के देखिए अंकों का योग 6 कब कब आएगा, जब पहला में 1 हो, दूसरा में 5 हो, पहला में 2 और दूसरा में 4 हो, इस तरह से 5 इवेंट आएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5/36। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रखा गया है सवाल कि आपको थोड़ा प्रोबेबिलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। और ये आज का आसान सवाल ही मान लीजिए, निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। वस्तु एवं सेवा कर को गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। तो ए ऑप्शन है तंबाकू उत्पाद, बी है पेट्रोलियम, सी बीमा और डी खाद्य तेल। तो जानते हैं कि अभी पेट्रोलियम उत्पाद को नहीं शामिल किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वायु प्रदूषण से कौन से अंग में बीमारी होते हैं। वायु प्रदूषण जैसे अभी देख रहे हैं ना, पंजाब में पराली जलाता है और उसका असर नोएडा दिल्ली हर जगह दिखता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी इंटरफेयर करना पड़ता है कि जैसे पराली जैसे ही जलाए जाते हैं तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब गैस निकलता है। तो इससे कौन कौन बीमारी होती है, ए है दिमागी समस्या, बी है अवसाद, सी है दोनों, डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो यहाँ होगा नहीं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे नन ऑफ दीज एक्चुअली में ऑप्शन ये गलत टाइप हो गया है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे है दोनों, दिमागी समस्या भी होता है और अवसाद भी होता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस राज्य ने मार्च 2019 में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को चिन्हित करने के लिए विधेयक पारित किया अपने राज्य के लिए। ए ऑप्शन है मेघालय, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है मणिपुर और डी है मिजोरम। तो इसका सही आंसर है मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअली में क्या है कि बांग्लादेश और बर्मा से, है ना, मिजोरम का करीब 700 किलोमीटर लंबा बाउंड्री है, बांग्लादेश और म्यांमार से। तो ये क्या करते हैं, इधर घुसपैठ कर जाते हैं। तो उसी को चिन्हित करने के लिए मिजोरम ने एक विधेयक अपने सदन में पारित किया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सितंबर 2019 में अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी प्रोग्राम आयोजित किया गया था। उसमें हाउडी का क्या मतलब होता है, हाउडी मतलब क्या। ये ऑप्शन है हाउ डू यू डू, ये बी ऑप्शन है हाउ आर यू, यहाँ पे हो लिखा गया है, यहाँ पे इसको आप समझिए हाउ आर यू, सी है हाउ इज़ मोदी, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है हाउ डू यू डू। तो ये आप 18 प्रश्नों का संग्रह आपने देखा, और आज का टेस्ट हम यहीं विराम देते हैं। आशा है आप टेस्ट ज़रूर कर रहे होंगे, और अगर आपको वीडियो सचमुच अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।